Hello students, welcome to Exam Mastermind. This is your lecture 2 of accounting. आज हम लोग अकाउंटिंग के बेसिक टर्मिनोलॉजीज को कवर करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इसी एक जो आपके सामने इमेज दिख रहा होगा, इसी से सारे अकाउंटिंग टर्म्स को कवर कर लिया जाए। और याद रखिएगा ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है अकाउंटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका बेस बनेगा अकाउंटिंग का कि आगे की लेक्चर्स आपको काफ़ी आसानी से समझ आए। तो ये लेक्चर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन टर्मिनोलॉजी से। पिछले साल का पेपर देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन थे आपके टर्मिनोलॉजी से। तो ये लेक्चर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा एक इंडस्ट्री होगा। तो इस इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम लोग अकाउंटिंग आगे कवर करेंगे। ये जो मेरी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये इंडस्ट्री मैंने चालू किया, तो एक इंडस्ट्री का कोई ओनर होगा। तो इमेज में देख पा रही है आपका ओनर है, ठीक है। तो ये ओनर ने जो इनिशियली कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे लगाए होंगे, ठीक है। ये पैसे, इस पैसे को क्या कहा जाएगा? कैपिटल। तो कैपिटल की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर ओनर इंडस्ट्रीज में अपने पैसे डाल रहा है, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज कैपिटल। इंडस्ट्री स्टार्ट करने के बाद भी वो और भी पैसे डाल सकता है, तो दैट इज ऑल्सो कैपिटल, ठीक है। अब जब इंडस्ट्रीज चल रही है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओनर अपने पैसे वापस निकाल लेते हैं। ओनर अपने पैसे वापस निकालते हैं। इसको नोट करते जाइएगा जो जो मैं बता रहा हूँ। ओनर जब अपने पैसे वापस निकालते हैं, इसको कहा जाता है विथड्रॉल। क्या कहा जाता है? विथड्रॉल। जब ओनर अपने पैसे वापस डालते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। जब वो अपने पैसे निकाल लेते हैं फॉर पर्सनल यूज, अपने यूज के लिए, देन दैट इज कॉल्ड विड्रॉल। तो ओनर पैसे डाल रहे हैं तो ओनर पैसे निकालते भी हैं। जो पैसे निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए, उसे कहा जाता है विड्रॉल। ये पर्सनल यूज के लिए निकाले जाते हैं, ठीक है। और जो इन्वेस्ट किया जाता है ओनर के द्वारा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। नाउ कैपिटल इज क्लियर, कैपिटल टर्म इज क्लियर एंड विड्रॉल इज क्लियर। तो ओनर के पर्सपेक्टिव से दो टर्म हमने कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब जब बिजनेस स्टार्ट हो गया है, तो बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तो उनके पास कुछ कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि बिजनेस जो स्टार्ट रहेगा उसके पास ऐसे तो नहीं कि कुछ नहीं होगा। उनके पास कुछ कंप्यूटर होंगे जिस पे एम्प्लॉय काम करेंगे, ठीक है। जो ओनर ने कैश डाला होगा वो कैश होगा बिजनेस के पास, ठीक है। कैश और भी तरीके से आ सकता है, जैसे कि कुछ सेल हो रहा है तो सेल होने से भी बिजनेस में पैसे आते हैं, तो बिजनेस के पास कैश भी होगा, ठीक है। बिजनेस के पास कैश भी होगा। बिजनेस के पास अपनी कुछ गाड़ियाँ भी होंगी, कुछ बिल रिसीवेबल्स भी होंगे। अभी बिल रिसीवेबल को मैं क्लियर करूंगा आगे क्या होता है। तो ये सब जो दिख रहा है आपको, ये एक इंडस्ट्री के लिए एसेट है। व्हाट आर दीज आर एसेट्स फॉर इंडस्ट्री। तो एसेट का डेफिनेशन क्या होता है? एसेट ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसके कारण कंपनी को फ्यूचर में या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प होती है। जैसे कंप्यूटर नहीं रहेगा तो एम्प्लॉय काम कहाँ करेंगे? मशीन्स। जैसे ये मैंने इससे पर्टिकुलर एग्जांपल में लिया, ये कार इंडस्ट्री है, दिस इज द कार इंडस्ट्री। तो कार बनाने के लिए अलग अलग मशीनें होंगी। कार बनाने के मशीन्स जो हैं वो भी आपके क्या होंगे? एसेट्स होंगे। ये जो कार है, कार आपका क्या हो जाएगा? ये भी एक एसेट है। अब अब कार के इंडस्ट्री में दो टाइप के व्हीकल्स होंगे। एक तो वो खुद कार होगा जिसको वो बेचेगा, करेक्ट। और कुछ ऐसे भी व्हीकल्स होंगे, मान लो ट्रक होंगे जो कार को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। दोज ट्रक्स आर ऑल्सो एसेट फॉर द कंपनी। तो एसेट के क्या डेफिनेशन हो गया? ऐसे रिसोर्सेस जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और फ्यूचर में काम आते हैं और जिनको हम बेच भी सकते हैं। तो एसेट अब हमारे दो टाइप के होते हैं। एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। जब भी अकाउंटिंग में करंट वर्ड सुनाई दे आपको दिमाग में आना चाहिए विद इन 1 ईयर। करंट
करंट जब भी सुनाई दे तो लेस देन 1 ईयर, ठीक है। नॉन करंट सुनाई दे तो मोर देन 1 ईयर। नॉन करंट का मतलब क्या हो गया? मोर देन 1 ईयर। करंट का मतलब क्या हो गया? विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो जो मैंने एसेट बताया, एसेट भी दो टाइप के होते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिसका यूज 1 साल के अंदर हो जाएगा। करंट से मैंने क्या बताया? विद इन 1 ईयर। तो ऐसे एसेट्स जिसका यूज 1 साल के अंदर हो जाएगा, दोज आर करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट क्या होंगे? जिनका यूज हम लोग सालों साल करेंगे, ठीक है। तो करंट एंड नॉन करंट, ठीक है। सालों साल जैसे ये कंप्यूटर 1 साल से ज़्यादा चलेगा मेरी इंडस्ट्री में, ये कार, ट्रक्स, ये सब क्या है? मेरे नॉन करंट एसेट्स, सॉरी, हाँ, नॉन करंट एसेट्स। लेकिन करंट एसेट्स क्या होंगे? जो विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जैसे कि ये कैश, ये कैश मैं कहीं ना कहीं यूज कर लूंगा। क्योंकि ये कार इंडस्ट्री है, मेरा काम क्या है? कार को ही बेचना काम है, ठीक है। तो ये जब कार में बेच दूंगा तो ये भी क्या है? मेरा नॉन करंट एसेट, सॉरी करंट एसेट्स है, ठीक है। करंट एसेट्स, एसेट्स लाइक कैश, कार जो हम लोग रिसेल के लिए रखते हैं, ये सब क्या है? आपके करंट एसेट्स हैं। मतलब 1 साल के अंदर इसको हम लोग यूज़ कर देंगे। ये कार मैं बना रहा हूँ तो मैं सोचूंगा 1 साल के अंदर ये बिक जाए। तो ये जो नॉन करंट एसेट्स हैं इस टाइप के, इसको हम लोग स्टॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक्स, जिसको हम लोग, ये जो कार है इसको बुलाता है स्टॉक, कैश को नहीं। कैश तो एक अलग एसेट है, नॉन करंट एसेट, ठीक है। जैसे जो स्टॉक क्या होता है? जिसको हम लोग रिसेल करके बेच सकें। क्योंकि ये मेरी कार की इंडस्ट्री है, ठीक है, ये मेरी कार की इंडस्ट्री है, तो हम लोग बेचेंगे क्या? ये कार ही बेचेंगे ना। तो ये कार, मान लो जीन्स की फैक्ट्री होती है तो हम लोग जीन्स बेचते हैं, कार की फैक्ट्री तो हम लोग कार बेच रहे हैं। तो ये जो जिसको हम लोग रिसेल कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, दोज आर स्टॉक्स। आपको स्टॉक समझा दिया तो एक और टर्म आ जाता है इसमें, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होती है? अब जैसे ये मेरी इंडस्ट्री है, स्टॉक क्लियर हो गया होगा। जैसे ये मेरी इंडस्ट्रीज है, अब कार बनाने के लिए मुझे, कार बनाने के लिए मुझे किसी और इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल सप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल्स, जैसे कि कार बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? स्टील चाहिए, टायर्स चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, डॉट 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ मुझे रॉ मटेरियल जरूरत होगी एक कार बनाने के लिए। तो दीज रॉ मटेरियल्स आर नथिंग बट इन्वेंट्रीज। दीज रॉ मटेरियल्स आर इन्वेंट्रीज, ठीक है। इन्वेंट्रीज हमारे एक टाइप का एसेट ही हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमारे काम आएगा प्रोडक्शन बढ़ाने में, ठीक है। तो ये इन्वेंट्रीज किस टाइप का ये आता है? ये भी हमारा किस में आएगा? करंट एसेट्स में आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ हम लोग मोस्टली इस साल कर लेंगे, मतलब विद इन 1 ईयर इसका यूज़ कर लेंगे। तब इन्वेंट्रीज एक वाइडर टर्म है, ठीक है। इन्वेंट्रीज एक वाइडर टर्म है, ध्यान से सुनिएगा। इन्वेंट्रीज एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर स्टॉक्स भी आते हैं, ठीक है। इन्वेंट्रीज के अंदर क्या आ जाएंगे? रॉ मटेरियल आ जाएंगे, सेमी फिनिश गुड आएगा। जैसे कुछ कार बनी है लेकिन जो कार तैयार नहीं है, जैसे कार बन गई है, कार का व्हील अटैच नहीं हुआ है उससे, ठीक है, या फिर कार में पेंट नहीं हुई है, तो दीज आर सेमी फिनिश्ड स्टॉक्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स या स्टॉक, सेमी फिनिश्ड स्टॉक्स, ठीक है। कुछ कुछ कार ऐसी होंगी जो कार बन के तैयार है, बिकने के लिए तैयार है, दोज आर स्टॉक्स। जो चीज़ सेल होने के लिए तैयार है, दोज आर स्टॉक्स। जिनका सेल नहीं हुआ है अभी, दोज आर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में किसका किसका सेल नहीं होगा? रॉ मटेरियल का नहीं होगा, सेमी फिनिश गुड्स का नहीं होगा, लेकिन जो फिनिश्ड गुड है वही स्टॉक कहलाता है। इन्वेंट्रीज इज अ वाइडर टर्म, स्टॉक इज ए स्लाइटली नैरोअर टर्म। इन्वेंट्रीज में सब आ जाते हैं, आपके स्टॉक्स भी आ जाते हैं, सेमी फिनिश गुड्स भी आ जाते हैं, रॉ मटेरियल्स भी आ जाते हैं। तो आपका ये चीज़ क्लियर हो गया। एसेट्स में आपका करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, स्टॉक्स, इन्वेंट्रीज, कैपिटल एंड विड्रॉल। 5-6 टर्म आपके क्लियर हो चुके हैं। विड्रॉल, कैपिटल, एसेट्स में करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। करंट विद इन 1 ईयर, नॉन करंट 1 साल से ज़्यादा, करेक्ट है। तो करंट एसेट्स में हमने क्या देखा? स्टॉक्स जो तुरंत हम लोग रिसेल करेंगे, इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड स्टॉक्स
इन्वेंट्रीज इज अ वाइडर टर्म। कैश भी आपका नॉन करंट एसेट है, क्यों? क्योंकि आप एक साल के अंदर उसको यूज़ कर ही लेंगे। आप करंट एसेट्स, सॉरी। एंड फिर नॉन करंट एसेट्स क्या होंगे? जो एक साल से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपन, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, ठीक है, कोई मशीनरी हो गई, ठीक है, जो हम लोग एक साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे, दोज आर नॉन करंट एसेट्स। क्लियर? इतना टर्म आपका क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेप्टर्स। डेप्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, डेप्टर्स जब भी बोला जाए आपके दिमाग में आना चाहिए कस्टमर्स जो आपसे सामान खरीद रहे हैं, बस यही आना चाहिए क्या? नहीं, प्लस वो आना चाहिए ऐसे कस्टमर जिसने पैसा पे नहीं किया है, मतलब क्रेडिट में सामान लेके गया। डेप्टर्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे कस्टमर्स जिसने क्रेडिट में परचेस किया है, दोज आर कॉल्ड डेप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये कस्टमर है, ठीक है, ये आता है, बोलता है भाई मुझे एक गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी ले गया और पैसे भी दे गया, तो ये क्या डेप्टर है? नहीं। ये आया, इसने पैसे दे दिए, ठीक है, और कार ले गया, तो ये क्या मेरे डेप्टर्स की कैटेगरी में आएगा? नहीं, ये मेरा कस्टमर है लेकिन ये पैसे दे के चला गया, तो ये मेरे डेप्टर की कैटेगरी में नहीं आएगा। डेप्टर्स में कौन आएंगे? जो आया, कार तो ले गया, जैसे ये आया, कार तो ले गया, लेकिन इसने पैसे अभी नहीं दिए, तो दीज आर डेप्टर्स फॉर मी। तो ये बंदा मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेप्टर। जो किसी दुकान या इंडस्ट्रीज से आता है, सामान लेके जाता है लेकिन पैसे पेमेंट नहीं करता है, तो दोज आर डेप्टर्स। तो डेप्टर्स किस कैटेगरी में आएगा? डेप्टर्स भी हमारे एसेट के कैटेगरी में आते हैं। क्यों? डेप्टर्स हमारे एसेट के कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग इसको एज ए पोटेंशियल मनी देखते हैं। पोटेंशियल क्यों? क्योंकि ये आज पैसे नहीं दे रहा है, फ्यूचर में तो पैसे देगा, फ्यूचर में तो ये कैश देगा, ठीक है। तो दीज आर डेप्टर्स आर ऑल्सो एसेट फॉर अ कंपनी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्टर्स आर ऑल्सो एसेट। डेप्टर्स का डेफिनेशन क्या? ऐसा बंदा जो सामान तो लेके गया लेकिन पैसे नहीं दिया, लेकिन वो पैसे फ्यूचर में देगा, इसलिए डेप्टर्स एसेट के कैटेगरीज में लेते हैं हम लोग अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में डेप्टर्स आर बेसिकली एसेट। डेप्टर्स एसेट है तो किस कैटेगरी के एसेट होंगे? करंट होगा या नॉन करंट होगा? करंट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये पैसा एक साल में दे ही देगा। लेकिन अगर ये मान लो आप सोच रहे हो कि लोन में तो पैसे आदमी लोग बहुत बहुत दिन बाद देते हैं, लेकिन लोन जनरली बैंक से लिया जाता है कि ना कि इंडस्ट्रीज से। तो आपको बैंक फाइनेंस करता है लोन, तो आप बैंक के लिए आप डेप्टर होंगे, लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए नहीं। इंडस्ट्री में तो सारे पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो डेप्टर्स आर जनरली करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट भी हो सकते हैं, मान लो ऐसी कार की इंडस्ट्रीज है जो खुद फाइनेंस कर देती हैं चीज़ें, और वो बोलती है आपको आप आराम से मेरे से ही लोन ले लो और आराम से पैसे देना, 1 साल 2 साल 5 साल में। तो देन डेप्टर्स विल बी ट्रीटेड एज नॉन करंट एसेट्स। तो डेप्टर्स करंट भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं, लेकिन 99% चांसेस में डेप्टर्स आर करंट एसेट्स, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। तो डेप्टर्स भी क्लियर है, ठीक है। तो याद रखिए, डेप्टर वो बंदा होगा जो पैसे नहीं लौटा रहा है। अब हम लोग समझेंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स वो बंदे होते हैं, या फिर वो इंडस्ट्री होगा, या फिर वो बैंक होगा, या फिर वो एंटिटी होगा जिसने पैसे दिए हैं किसको? इंडस्ट्री को एज ए लोन, या कुछ सामान दिए हैं जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। कुछ सामान दिए हैं जिनका जिनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अच्छे से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप बैंक से समझते हैं। बैंक से क्रेडिटर्स को समझना बहुत आसान है, ठीक है। एक इंडस्ट्री ने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक क्या करेंगे? पैसे देंगे इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो ये बैंक इस इंडस्ट्री के लिए क्या होगा? क्रेडिटर होगा, करेक्ट। दीज बैंक्स आर क्रेडिटर फॉर अ बैंक। अब क्या है, जैसे एक कोई बंदा है, ये मेरा दोस्त है, मैं ओनर हूँ, ये मेरा दोस्त है, मैंने इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाला था, इस बंदे से मैंने कर्जा लिया, लोन लिया कि भाई मुझे इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो मुझे लोन दो।
पर मैंने इसे डायरेक्ट नहीं लिया, मेरी कंपनी ने इस बंदे से लोन लिया है, ठीक है। तो दिस पर्सन, सपोज दिस इज गीत, तो गीत भी मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है, करेक्ट। नाउ कोई इंडस्ट्रीज है, एक्स वाई जेड स्टील इंडस्ट्रीज, मेरी कार की कंपनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कार बनाने के लिए मुझे स्टील चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने इस कंपनी से स्टील मंगाई अपनी कंपनी के लिए, पर इसका पेमेंट मैंने अभी तक नहीं किया है इस कंपनी को, तो ये भी एक टाइप का लोन ही हो गया। स्टील मैंने मंगा लिया, इसका पेमेंट नहीं किया, मैंने बोला भाई कुछ गाड़ी बिक जाएगी तो मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो दिस इंडस्ट्री एक्स वाई जेड स्टील लिमिटेड इज ऑल्सो है क्रेडिटर फॉर मी, ठीक है। तो क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसने कंपनी को लोन दिया हुआ होता है, ठीक है, लोन दिया होता है या फिर अपना सामान किया होता है। तो हम लोग इसको क्या बोला था, स्टील परचेज, इसको परचेज, इस ट्रांजेक्शन को परचेज भी बोला जाता है, करेक्ट। ये ट्रांजेक्शन का भी मैं अलग अलग से बताऊंगा किस ट्रांजेक्शन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स अभी चलो क्लियर कर देते हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या होगा, जब कस्टमर आके खरीद के गया तो इसे कहते हैं सेल, इस ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें ओनर पैसे वापस ले रहा है, उसको क्या कहा जाता है, विड्रॉल। यहाँ भी सेल्स है, यहाँ भी सेल्स है। इस ट्रांजेक्शन को क्या क्या कहा जाता है, लोन। इस ट्रांजेक्शन को भी क्या कहा जाएगा, लोन। ये मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिटर, ये भी मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिटर। इस ट्रांजेक्शन को क्या कहा जाएगा, परचेज, मैंने परचेज किया है। इन परचेज, अब ट्रांजेक्शन्स में भी और स्पेशल और स्पेसिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को। ये क्या है, नॉर्मल सेल्स, क्योंकि इस ये आया बंदा, इसने पैसा दिया, सामान ले गया, तो दीज आर नॉर्मल सेल्स, ठीक है। ये बंदा आया, ये सामान तो ले गया पर इसने पैसे अभी नहीं दिए, तो दीज आर क्रेडिट सेल्स। क्या कहा जाता है, क्रेडिट सेल्स, या फिर सेल्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। इस बंदे से, ये एक्स वाई जेड स्टील से मैंने स्टील तो ले लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, तो इसको भी क्या कहा जाता है, परचेज ऑन क्रेडिट, या फिर क्रेडिट परचेज, परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, एंड दीज आर कॉल्स बेसिकली लोन्स, ठीक है। लोन भी आपके लंबे समय के लिए हो सकते हैं, शॉर्ट लोन भी हो सकता है। अगर एक साल से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन करंट में आ जाएगा, और एक साल से कम है तो वो क्या आ जाएगा, करंट में आ जाएगा, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली ट्रांजेक्शन्स, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स। तो मैंने आपको अभी क्या कवर कर दिया है, ट्रांजेक्शन्स आपके सारे कवर हो गए, किस किस टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्रेडिटर्स, डेप्टर्स, कैपिटल, ओनर, एसेट्स, ठीक है, ये सब कवर कर दिया। अब हम लोग देखेंगे लाइबिलिटीज। जब लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जिसके लिए मैं लायबल हूँ, जिसको मुझे कुछ देना है। मुझे कौन है, मैं इंडस्ट्री हूँ, मुझे इन सबको पैसे देने हैं, क्यों, क्योंकि मैंने इससे लोन लिया, इससे लोन लिया, इससे स्टील लिया, उसके पैसे नहीं दिए, तो दीज आर लाइबिलिटीज फॉर मी, ऑल दीज एक्स वाई जेड स्टील लिमिटेड, ये बैंक का लोन, ये जो क्रेडिटर, ये सब मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाता है, लाइबिलिटीज में क्या आता है, जो पैसे मुझे देने हैं, किसको देने, क्रेडिटर को देने, तो क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी फॉर मी। फॉर मी मीन्स क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस। बैंक लोन, बैंक लोन इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस। ये जो परचेज हुआ था, परचेज में मैंने जो पेमेंट नहीं किया था, दोज आर ऑल्सो लाइबिलिटीज फॉर मी, परचेज अकाउंट। ये जो मैंने परचेज किया है, क्रेडिट परचेज बेसिकली, क्रेडिट परचेज इज ए लाइबिलिटी पे। अगर मैंने इसको पैसे दे दिए तो दिस इज नॉट अ लाइबिलिटी फॉर मी। पैसे मैंने पेमेंट कर दिए तो वो ट्रांजेक्शन वहीं खत्म हो गया, लेकिन पैसे मैंने नहीं पेमेंट किए तो वो एक्स वाई जेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेरे लिए लाइबिलिटी है। ये जो क्रेडिट परचेज है ये मेरा लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी भी होप आपको क्लियर। लाइबिलिटी भी दो टाइप की हो सकते हैं, करंट, नॉन करंट, वही चीज़। एक साल से ज़्यादा है तो नॉन करंट, एक साल से कम है तो करंट, करेक्ट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड बिल रिसीवेबल्स एंड बिल पेएबल। बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल, ठीक है।
यहाँ पे बिल का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे बिल का क्या मतलब होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। बिल रिसीवेबल मतलब, देखो बिल का मतलब जनरली हम लोग मनी भी समझ सकते हैं, बिल भी एक टाइप की मनी ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस कंट्रीज में पैसे को बिल भी बोलते हैं लोग, जो नोट होता है उसको बिल बोलते हैं। तो बिल इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ मनी, मनी ही है वो। क्यों बताता हूँ। बिल एक टाइप का मनी इसलिए है बिकॉज, क्योंकि वो एक टाइप का एग्रीमेंट है जो कि ये बोलता है कि ये पैसे मुझे मिल जाएंगे। करेक्ट। तो बिल को आप अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एज ए फॉर्म ऑफ एक पैसे की तरह ही देखिए। समझिए ये 500 का नोट है, 500 का बिल बना हुआ है, इसमें 500 रुपये देने की बात है, तो ऐसा ट्रीट कीजिए ये 500 का बिल ही है। ठीक है। तो जितने भी बिल रिसीवेबल्स होते हैं कंपनी के लिए, ठीक है, वो कैसे आते हैं? फॉर एग्जाम्पल वो डेप्टर्स से आते हैं। एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। अब डेप्टर्स, ये वाला जो डेप्टर था मेरा, ठीक है, जिसने पैसे नहीं दिए थे, ठीक है, अब ये डेप्टर मेरे को डाउटफुल लगता है, तो मैं इससे क्या करूँगा, एक पेपर लूँगा, करेक्ट, जिसको हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज, इस पेपर को हम लोग क्या बोलेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें मैं क्या करूँगा, इस कस्टमर से मतलब मेरे डेप्टर से बोलूँगा भाई तुम यहाँ साइन करो, यहाँ पे मैं भी साइन करूँगा, इसमें अमाउंट लगा। फॉर एग्जाम्पल इसने मेरे से 5 लाख की गाड़ी ले गई, ये अमाउंट लिखा रहेगा 5 lakhs। मतलब ये एक टाइप का एग्रीमेंट हो गया डेप्टर और इंडस्ट्री के बीच में कि ये जो आप गाड़ी ले गए इसके पैसे आप अभी तो नहीं दे रहे हैं, एक फ्यूचर डेट में, इसमें एक फ्यूचर डेट भी मेंशन होगा, उस फ्यूचर डेट में आप मुझे ये 5 लाख रुपए ला के देंगे। इस एग्रीमेंट को कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। तो ये मैं किससे साइन कराऊंगा? डेप्टर से साइन कराऊंगा। ठीक है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास रहेगा, कौन रखेगा? ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो कस्टमर 2 से मैंने साइन कराया है वो इंडस्ट्रीज के ही पास रहेगा, ये पॉजेस करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये प्रूफ रहेगा कि इस बंदे ने, मेरे पास ये प्रूफ रहेगा कि इस बंदे ने, मेरे पास ये प्रूफ रहेगा इस बंदे ने पैसे लेके गए हैं मुझसे, तो मैं इसको, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एज ए प्रूफ भी यूज कर सकता हूँ। मतलब ये एक टाइप का एग्रीमेंट पेपर है। ठीक है। ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। करेक्ट। हाँ। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, सिर्फ डेप्टर्स के पास हो सकता है, किसी और इंडस्ट्री के पास भी हो सकता है। क्यों? एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ। और एक और चीज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने डेप्टर्स, जो डेप्टर से लिया गया, इसे बोला जाता है बिल रिसीवेबल्स। इंडस्ट्री के लिए, मेरे इंडस्ट्री के लिए क्या है? बिल रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि ये पैसे मुझे आने वाले हैं, इसलिए बिल रिसीवेबल्स। अब बिल पेएबल क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा। जैसे इस कंपनी से मैंने स्टील मंगवाई थी, स्टील कंपनी से मैंने स्टील मंगाई थी कार बनाने के लिए, ठीक है, इसको मैंने पेमेंट नहीं किया था। अब ये इंडस्ट्री भी तो चाहेगी भाई कि ये कार वाले इंडस्ट्रीज से मैं एक एग्रीमेंट साइन करा लेता हूँ, क्या पता ये फ्यूचर में मुझे पैसे पेमेंट ना करे। ठीक है। तो XYZ इंडस्ट्री क्या करेगी, एक बिल बनाएगी, ठीक है, जिसमें लिखा होगा कि इतना अमाउंट इस डेट को पे किया जाएगा, किसके द्वारा? ABC कार लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। और इस पे दोनों साइन करेंगे, ABC कार लिमिटेड वाले बंदे भी और XYZ स्टील लिमिटेड वाले बंदे भी। वो क्या लिखा रहेगा, कितना अमाउंट पेबल है, फ्यूचर डेट का पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है, और ये किसके पास रहेगा, पॉजेस किसके पास होता है। ठीक है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा लेंगे, और ये किसके पास रहेगा? ये रहेगा XYZ इंडस्ट्रीज के ही पास। क्यों? क्योंकि बिल हमेशा उसके पास रहता है जिसको पैसे जाने। मुझे XYZ मतलब ABC कार लिमिटेड को, XYZ स्टील लिमिटेड को पैसे देने, तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास रहेगा? इन्हीं के पास रहेगा। ठीक है। हाँ। तो इस बिल, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है मेरी कंपनी के लिए, मतलब ABC कार लिमिटेड के लिए क्या है? बिल पेएबल। ये क्या होता है? बिल पेएबल। तो ये बिल पेएबल मुझे पे करने हैं। क्यों? ABC इंडस्ट्रीज को ये बिल पे करना है, किसको? XYZ स्टील्स को। तो मेरी कंपनी में ये ट्रांजेक्शन्स कैसे लिखाएगा? बिल पेएबल। करेक्ट। तो बिल रिसीवेबल्स जो डेप्टर पैसे नहीं देते, बिल पेएबल मतलब जो मुझे पेमेंट करना है दूसरे इंडस्ट्रीज को। ठीक है। तो बिल रिसीवेबल्स किस कैटेगरी में आएगी? ये एसेट के कैटेगरी में आएगी। ठीक है। और बिल पेएबल क्योंकि मुझे किसी और को पे करना है, मेरी लाइबिलिटी है,
तो ये किस में आएगी? बिल पेएबल, लाइबिलिटीज में। करेक्ट। तो बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल समझ में आ गया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज का सेपरेट लेक्चर आएगा एक अलग से, जिसमें और सारी डिटेल्स होंगी, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, बिल रिसीवेबल्स, बिल पेएबल, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल्स, बिल पेएबल का टाइप क्या हो सकता है? करंट भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर डेट पे डिपेंड करता है। अगर उसी साल में आपको पेमेंट वो वापस मिल रही है तो वो क्या हो जाएगा? करंट में आ जाएगा। और या फिर फ्यूचर डेट अगले साल, अगले नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सीएस का है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन करंट में आ जाएगा। तो एक बात और, मैंने जितनी भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई वो इसी कैटेगरी में फिट होगा। कौन सी कैटेगरी में? एसेट, या तो वो एसेट होगा, या तो वो कैपिटल होगा, या तो वो लाइबिलिटी होगा। और एक ये अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, ठीक है, जिसमें होता है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। ये आपको हमेशा अकाउंटिंग में काम आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आज के लिए लेक्चर्स काफ़ी लंबी हो गई है, ऑलरेडी 25-26 मिनट्स हो चुके हैं। तो ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वीडियोस का रिस्पांस कैसा आ रहा है, आपको लेक्चर्स पसंद भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आपको लेक्चर्स नहीं पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वो भी मेंशन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।